Hello students, this is Anil Chilana. Welcome you in the online classes of social science. We are learning the first chapter of history, the rise of nationalism in Europe. In the previous video, we learned about the unification of Germany, and in this video, we are going to learn about the unification of Italy. पिछली वीडियो में हमने जर्मनी के यूनिफिकेशन की बात की, तो इस वीडियो में हम इटली के यूनिफिकेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किस तरह का जियोग्राफिकल एरिया था। वी लर्न फ्रॉम द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इटली। हाउ वाज जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इटली एट दैट टाइम बिफोर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। हियर यू कैन सी दैट जो एरिया था, ये जो एरिया था, इसे आप कह सकते हो, ये वाला जो एरिया था ये नदन पार्ट था। ये सारा का सारा क्या था? ये नदन पार्ट था, और ये एक सेंट्रल पार्ट था। नदन पार्ट वाज रूल्ड बाय ऑस्ट्रियन एम्पायर, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के द्वारा इस पर शासन किया जाता था। नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर एंड सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप। और जो पोप कौन होते थे? जो हेड ऑफ द चर्च होते थे। इट वाज आल्सो नोन एज पेपल स्टेट। इसे पेपल स्टेट के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो थी आपकी सदर्न स्टेट्स में क्या था कि ये किंगडम ऑफ बोथ सिसिली या किंगडम ऑफ टू सिसिलीज के नाम से फेमस थी। और सदर्न पार्ट जो था, ये जो बर्बन किंग्स थे, बर्बन डायनेस्टी थी, याद होगा आपको, ये फ्रांस की नहीं थी। यहाँ पर ये स्पेन के जो राजाओं थे उनका शासन था। ये बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करने वाले स्पेन के राजाओं का सदर्न पार्ट पर शासन था। और ये वाला जो एरिया था, सेडमेंट पैडमेंट का एरिया था, ये एक आइलैंड का एरिया था जहाँ पर जो है प्रिंसली, जो इटालियन जो प्रिंस थे उनका शासन था। और इटालियन प्रिंस की बात की हमने, अभी हमने जियोग्राफिकल एरिया की बात की कि एक नदर्न पार्ट पर शासन था किसका? कि जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर था उनका शासन था। और जो सेंट्रल पार्ट था, दिस वाज सेंट्रल पार्ट, ये सेंट्रल पार्ट है। और ये नदर्न पार्ट हो गया इसका, ये सदर्न पार्ट हो गया। तो यहाँ पर किनका? नदर्न पार्ट में तो हमने बात की कि ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का शासन था। और जो सेंट्रल पार्ट था ये वाला, यहाँ पर जो है पेपल स्टेट कहा जाता था इसको, क्योंकि यहाँ पर पोप यानी जो हेड ऑफ द चर्च होते थे उन लोगों का शासन था। और जो सदर्न स्टेट्स थी, यहाँ पर जो किंगडम थी वो थी बर्बन किंग्स थे स्पेन के, उनका शासन था। और यहाँ पर जो है सेडमेंट पैडमोंट का जो एरिया था, सर्डेनिया पैडमेंट बोला जाता था इसको। तो यहाँ पर किनका शासन था? प्रिंस का शासन था। कौन से प्रिंस थे, उनका नाम क्या था, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये जिस तरह का शासन यहाँ पर था उस समय जो थे विक्टर एमेनुएल II जो थे उन्हें यहाँ पर शासन कर रहे थे। और उनके दिमाग में आया कि क्यों ना ये जो हमारा जो इटली डिवाइडेड है, डिफरेंट 7 स्टेट्स में बटा हुआ है और डिफरेंट फ्रेगमेंटेड एरिया में बटा हुआ है, स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स है, और यहाँ पर मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर है। तो ये जो 19th सेंचुरी के अंदर इटली को 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, तो उसमें जो सर्डेनिया पैडमेंट था वहाँ पर इटालियन प्रिंसली हाउस का शासन था। और ये जो इटालियन का ही जो अधिकार होना चाहिए था इटली पर। तो जो यहाँ के जो राजा थे एमेनुएल II, विक्टर एमेनुएल II, उन्होंने कहा कि क्यों ना यूनिफिकेशन होना चाहिए इटली। क्योंकि क्यों चाहते थे वो यूनिफिकेशन इटली का? फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। क्योंकि नदर्न पार्ट में इंडस्ट्रियल एरिया था और सदर्न पार्ट जो था वो एक एग्रीकल्चर लैंड थी। तो ये पूरे के पूरे इटली पर शासन चाहते थे, उनका यूनिफिकेशन चाहते थे। तो इसलिए आगे की कहानी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है नेक्स्ट। तो इसमें क्या ऑब्स्टेकल्स क्या आई, यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या थी इसको यूनिफिकेशन करने में? क्योंकि ये टीनी सिटी स्टेट्स में बटा हुआ था। क्योंकि इटली जो था, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन था, यानी कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, सिटी स्टेट्स में बटा हुआ था। और जो पैटी रूलर्स थे रेलुक्टेंट टू गिव अप पावर, और जो छोटे छोटे शासक थे दे वर अनविलिंग टू गिव अप पावर, यानी कि वो अपनी पावर को छोड़ने के अनुचित थे, यानी कि वो दे वर नॉट विलिंग कह सकते हो आप। ऑस्ट्रिया जो है कंट्रोल कर रहा था नॉर्दर्न इटली को, और पोप डिड नॉट वांट टू गिव अप कंट्रोल ओवर पेपल स्टेट्स। और जो पोप लोग थे
वो पेपल स्टेट्स पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहते थे। तो यहाँ पर इकोनॉमिक डिफिकल्टीज थी, फ्रेंच ओपोजिशन था, फ्रांस डिड नॉट वांट स्ट्रॉन्ग नेबर इन इटली, यानी कि इटली के जब यूनिफिकेशन की बात की जाती तो फ्रांस जो था इसका विरोध करता था, क्योंकि वो अपने पड़ोस में कोई एक स्ट्रॉन्ग नेशन नहीं चाहता था, इटली को स्ट्रॉन्ग नेशन बनते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए फ्रांस हमेशा से ही इसका विरोध करता था। तो ये थी ऑब्स्टेकल्स। अब आगे बढ़ते हैं। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है इटालियन यूनिफिकेशन की? तो सबसे पहले हम बात करेंगे जुसेप्पे मैज़नी, यानी जिसे जोसेफ मैज़नी भी कह देते हैं, स्टोरी ऑफ थ्री मैन। जो जुसेप्पे मैज़नी थे वो एक पब्लिश थे, इन्हें हार्ड कहा गया है यूनिफिकेशन का, इटली की यूनिफिकेशन में इन्हें हार्ड कहा गया है। और कैमिलो कावुर जो थे वो स्टेटमैन थी, इन्हें हेड कहा जाता है यूनिफिकेशन का। और एक गैरिबाल्डी जो थे, जुसेप्पे गैरिबाल्डी, उन्हें इसकी क्या कहा जाता है, ये सोल्जर का रोल अदा करते हैं, तो ये सोर्ड कहा गया है इसको, तलवार कहा गया है इसको। अंटिल 1850 इटली वाज डोमिनेटेड बाय आउटसाइडर्स। 1850 तक इटली पर किसका शासन था? बाहरी लोगों का शासन था। ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड पॉप लेड ओपोजिशन। तो इसमें जो ऑस्ट्रियन एम्पायर और पॉप ने क्या किया था, इनका विरोध किया था। मैनी डिफरेंट विजन्स ऑफ यूनाइटेड इटली, यूनाइटेड इटली के डिफरेंट विजन थे कि किस तरह का होना चाहिए। मैनी वर एपैथेटिक टू आइडिया, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो इस आइडिया से क्या नहीं थे, एपैथेटिक थे, वो बहुत ही एपैथेटिक थे। तो फिर किस तरह से यूनिफिकेशन होता है? हमने पढ़ा कि क्या रोल था, जो जुसेप्पे मैज़नी का जो रोल था वो क्या था, ही वाज द लीडर ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी। तो जो जुसेप्पे मैज़नी जो थे वो लीडर थे रिपब्लिकन पार्टी के। वाइल इन एग्जाइल इन 1831 ही फाउंडेड ए न्यू एसोसिएशन कॉल्ड द यंग इटली। जब उन्हें एग्जाइल कर दिया गया था 1831 में, देश निकाला दे दिया गया था, तो उन्होंने एक नया एसोसिएशन बनाया था जिसका नाम था यंग इटली। ये इट वाज ए सीक्रेट सोसाइटी विच वाज फॉर्म्ड टू ब्रिंग अबाउट द रीजनरेशन ऑफ इटली थ्रू एजुकेशन, यानी कि ये एजुकेशन के द्वारा रीजनरेशन चाहते थे इटली का। तो ये एक क्या थी, सीक्रेट सोसाइटी थी जो कि फॉर्म्ड की गई थी जुसेप्पे मैज़नी के द्वारा, जुसेप्पे मैज़नी के द्वारा ये बनाई गई थी। थ्रू दो देयर वर टू रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स, one in 1831 and the other in 1848 for the unification of Italy, but they both failed। हालांकि इन्होंने दो बार प्रयास किया, 1831 में और 1848 में यूनिफिकेशन के इटली के लिए, लेकिन ये दोनों बार असफल रहे। तो इटली वाज मेड अप ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ डिस्पाइट शेयरिंग मैनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। यंग इटली वाज एन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय जुसेप्पे मैज़नी इन 1831 टू यूनाइट द इटालियंस। इटालियंस को यूनाइट करने के लिए 1831 में इन्होंने यंग इटली की स्थापना की, ऑर्गेनाइजेशन बनाया। देयर ऑब्जेक्टिव वर टू यूनाइट द इटालियन पीपल। इनके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या थे कि वो इटालियन पीपल को यूनाइट करना चाहते थे, और जो रोमन कैथोलिक चर्च थी उनकी पावर को कम करना चाहते थे, और फॉरेनर्स को यहाँ से बाहर निकालना चाहते थे, विदेशी लोगों को बाहर निकालना चाहते थे। तो उसके बाद जो रोल ऑफ जो किंग थे एमैनुअल II, उनका क्या रोल था यूनिफिकेशन ऑफ इटली में? ही द रूलर ऑफ जो पेडमोंट सार्डिनिया है उसके वो शासक हैं। ही हेल्प्स कावुर यूनिफाई इटली, तो वो आदेश देते हैं कावुर को वो प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, और उनको पूरी जिम्मेवारी कावुर को दे देते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक और टू यूनिफाई द इटली। ही इज अनसेटिस्फाइड विद बीइंग द रूलर ऑफ पेडमोंट सार्डिनिया एंड विशेस टू रूल ऑल ऑफ द इटली। तो वो क्या हैं, अनसेटिस्फाइड हैं पेडमोंट सार्डिनिया से, और वो क्या करना चाहते हैं, इटली पर शासन करना चाहते हैं। इसलिए इस तरह से वो किन को अपॉइंट कर देते हैं, कावुर को प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं। तो कावुर कौन थे? इन्हें ब्रेन कहा गया है। डिडेंट आइडियलाइज वॉर बट विलिंग टू यूज वॉर टू यूनिफाई इटली। उन्होंने कभी भी, मतलब ये बहुत ही अच्छे वक्ता थे। इनका क्या था कि ये चीफ मिनिस्टर बने जो पेडमोंट के 1852 में। हिज मेन एम वाज टू अफेक्ट द एमेनिसिपेशन ऑफ इटली फ्रॉम ऑस्ट्रिया। इनका मुख्य उद्देश्य है टू अफेक्ट करें एमेनिसिपेशन ऑफ इटली का ऑस्ट्रिया से। ही वाज नाइदर ए रेवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेट, ना तो ये क्रांतिकारी थे ना ही ये डेमोक्रेट थे। बट ही इज़ नोन एज द रियल मेकर ऑफ इटली, लेकिन इसे जो रियल मेकर या हीरो कहा जाता है इटली का,
दो ए टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलियांस विद फ्रांस, क्योंकि एक राजनीतिक बहुत अच्छे थे, फ्रांस के साथ इनके अच्छे संबंध थे और इसीलिए वो फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोलते थे। ही सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859। इस तरह से वो 1859 में जो ऑस्ट्रियन फोर्सेज थी उनको हराने में सफल रहे थे। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। इन्हें मेन आर्किटेक्ट कहा जाता है इटालियन यूनिफिकेशन का, कावुर को, कैमिलो डी कावुर को क्या कहा जाता है, मेन आर्किटेक्ट ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। आगे बात करते हैं जुस्पे गैरिबाल्डी की। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द सोर्ड ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। इसे सोर्ड कहा जाता था, तलवार कहा जाता था इटालियन यूनिफिकेशन की। गैरिबाल्डी फर्स्ट इन्वेडेड सिसिली, देन आस्क्ड देम टू ज्वाइन पेडमोंट सार्डिनिया अंडर द लीडरशिप ऑफ विक्टर एम्यूल। तो जो गैरिबाल्डी थे वो हीरो कहे जाते थे रेड शर्ट्स की, और एक ये इन्होंने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू किया और 1860 में क्या किया, ये साउथ जो इटली था, मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट उसमें, तो सदर्न जो पार्ट था वहाँ पर शासन था, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज थी, यानी कि जो स्पेन का जो बर्बन डायनेस्टी थी उनका शासन था, किंग्स का शासन था। तो वहाँ पर 1860 में जो जेस्पी गैरिबाल्डी थे उन्होंने क्या किया, किसानों को उकसाया, क्योंकि किसान जो थे उनके मेन सपोर्टर थे, वो सपोर्ट करते थे गैरिबाल्डी को, और उन्होंने कहा कि इन स्पेनिश रूलर्स को बाहर निकालने के लिए उन्होंने इन लोकल पीजेंट्स की मदद ली। तो इस तरह से गैरिबाल्डी हैंडेड ओवर ऑल कंक्योर्ड लैंड्स टू विक्टर एम्यूल। तो ये सारी की सारी जो क्या की थी, इन्होंने जो भी लैंड्स इन्होंने जीती थी, इन्होंने इसको किसको सौंप दी, विक्टर एम्यूल टू को सौंप दी। तो इसमें जो गैरिबाल्डी थे इनका भी यूनिफिकेशन में मेन रोल रहा। तो किस तरह से हमने देखा कि जो विक्टर एम्यूल टू थे वो 1861 में जो फर्स्ट इटालियन जो पार्लियामेंट बना था उसमें इनको क्या बना दिया गया, रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया होल इटली का, एक्सेप्टिंग रोम एंड वेनेशियास असेंबल्ड इन टूरिन विच फॉर्म्ड कन्फर्ड अपॉन विक्टर एम्यूल टू द टाइटल ऑफ किंग ऑफ इटली, उसे नवाज दिया गया। तो इस तरह से जो विक्टर एम्यूल टू को वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। इस तरह से इटली का यूनिफिकेशन हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और जो किसानों ने साउदर्न में जो किसान लोग थे, जो पीजेंट मासी थी, देवर इलिटरेट। मेन बात क्या थी कि वो देवर नॉट अवेयर, उन्हें पता ही नहीं था क्या हो रहा है, और वो इलिटरेट अनपढ़ थे। और वो जो इटालिया था, इटालिया को एंड बिलीव्ड दैट लाटालिया को वो क्या मानते थे, समझ रहे थे कि वो विक्टर एम्यूल्स की वाइफ है जिसे कि कैद कर रखा है, तो उसे छुड़ाने के लिए वो विरोध कर रहे हैं। और इसलिए लाटालिया के जो नारे लगाए जाते थे, लाटालिया का जो बेसिकली मीनिंग है वो इटालियन लोग होता है, इटली होता है, यानी देश का नारा होता है ये लाटालिया। तो लेकिन वहाँ के जो किसान थे उनको इसके बारे में नहीं पता था, वो सोच रहे थे कि विक्टर एम्यूल टू की जो वाइफ है उनको शायद बंदी बना कर रखा गया, उसको छुड़ाने के लिए ये सारा गैरिबाल्डी जो है क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने उनका साथ भी दिया था। इस तरह से हमने पूरी स्टोरी पढ़ी किस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ। आई होप you have understood well and you have got the point what I wanted to tell you, and in the next video you will learn about the unification of Britain. Thank you and have a nice day.